नमस्ते, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जॉब मंत्रा पे। हम आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के PYQ सीरीज में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में हमारी 11वीं क्लास है। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारी क्लास में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। PM 2.5 का पूर्ण रूप क्या है? PM का क्या मतलब होता है? जो ये आते हैं ना क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं ना, कहते हैं ना कि PM 2.5 PM 10, बेसिकली जो ये AQI निकाला जाता है, क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ना, कि दिल्ली का AQI 200 के पार चला गया है, यहाँ का 300 के पार चला गया, यहाँ गंभीर स्थिति है। तो उसको जब निकालते हैं तो उसमें 8 चीज़ों को कंसीडर करते हैं। जैसे वो चीज़ें हैं, जैसे PM 10 और PM 2.5 को कंसीडर करते हैं। ठीक है, दो चीज़ें ये हो गई। और ये SO2 और NO2 को कंसीडर करते हैं। ठीक है, 4 चीज़ें हो गई। और ये लेड को कंसीडर करते हैं, यानी PB को, फिर अमोनिया को कैलकुलेट करते हैं, फिर O3 को कैलकुलेट करते हैं, CO को। इन 8 चीज़ों को कैलकुलेट करके इनका एवरेज निकाल करके ही इसको बोला जाता है AQI। तो जो इसमें PM 10 और PM 2.5 है, तो इसमें जो PM वर्ड यूज हो रहा है, ये PM वर्ड क्या है? PM वर्ड का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। क्या? पार्टिकुलेट मैटर, यानी कणिका तत्व कह सकते हैं हम इसको हिंदी में। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, पार्टिकल एलिमेंट। ठीक है, इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय है? UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है नैरोबी में। और नैरोबी कौन से देश की राजधानी है? ये केन्या की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? केन्या की राजधानी है। ठीक है, अब जब बात आई है UNEP की, तो देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी? जब 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हो रहा था। कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन। तो उसी सम्मेलन में यह फैसला लिया गया UNEP की स्थापना के, और इसकी स्थापना कर दी गई 1972 में। कहाँ पे? केन्या के राजधानी नैरोबी में। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण केंद्र अवस्थित है? क्या चीज पूछा है क्वेश्चन में? राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण केंद्र। तो ये स्थित है इसका जो हेड ऑफिस है ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। देखिए 2005 की बात है। कब की? 2005 में एक एक्ट लाया गया, आपदा प्रबंधन अधिनियम। क्या? आपदा प्रबंधन अधिनियम। उसी के तहत राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की गई। और जो ये राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण केंद्र बनाया गया, इसकी अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री को दी गई। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? देश के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। भारत सरकार द्वारा नेशनल हरित प्राधिकरण का गठन कब हुआ? हरित प्राधिकरण मतलब कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका मतलब होता है NGT। NGT कब लाया गया था? 2010 में लाया गया था। इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। देखिए क्या होता था कि जैसे जो कंपनियां होती थी उनको इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए होता था कि कंपनी कहीं पे लगानी है, कहीं पे कुछ होता, तो इससे सरकार से उनके मतभेद होते रहते थे। ठीक है, क्लैशेस होते रहते। तो बार बार मामला कोर्ट में जाता था। तो कोर्ट ने सरकार को कहा कि आप इससे रिलेटेड एक ट्रिब्यूनल बनाइए, ताकि जितने भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस इन सबसे संबंधित जितने भी मामले हैं उनमें सुलझाया जा सके, ताकि जो कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी है, जो बर्डन है, उसको कम किया जा सके। तो इसी को देखते हुए सरकार 2010 में एक NGT एक्ट लाती है। ठीक है, उसी NGT के एक्ट के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किया गया। कब? 2010 में। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का निम्न में से मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? किसकी बात हो रही है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ये क्या है? एक NGO है। NGO मतलब कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस क्षेत्र में काम करता है? ये काम करता है जो पर्यावरण के क्षेत्र में ये अपना योगदान देता है। इसका जो मुख्यालय है ये बनाया गया एम्स्टर्डम में। बात आई है एम्स्टर्डम, तो एम्स्टर्डम कहाँ पे स्थित है? ये नीदरलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की ये राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है?
लाल पांडा, बात किसकी आई है? लाल पांडा। तो ये कहाँ का जो राजकीय पशु है? ये सिक्किम का राजकीय पशु है, ठीक है। अब देखते हैं ये लाल पांडा बेसिकली किस एरियाज में पाया जाता है। क्वेश्चन इससे भी बन सकता है कि ये किन एरियाज में पाया जाता है या किन एरियाज में पाया नहीं जाता है। तो ये जो इंडिया में भी ये मिलता है, नेपाल, भूटान और म्यांमार। तो यानी कि यदि आप देखेंगे तो जो ये हमारा ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो ये 7 स्टेट हैं, ठीक है, और यहीं पे ऊपर की ओर भूटान है, यहाँ पे नेपाल है ना, और बाकी इधर की ओर हमारा चीन है और यहाँ पे क्या है? म्यांमार है। तो इस वाले रीजन में नॉर्थ ईस्ट के चारों तरफ यदि आप देखेंगे तो बांग्लादेश को छोड़ करके लगभग हर देश में लाल पांडा की उपस्थिति है, ठीक है। और ये अब बात हो रही लाल पांडा की, तो ये देख लेते हैं IUCN की कौन सी रेड डेटा लिस्ट में कौन से में आते हैं। तो ये लुप्त प्राय श्रेणी में आता है। किसमें? लुप्त प्राय श्रेणी में आता है। किसमें? लुप्त प्राय श्रेणी में, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे आप। सियाचिन हिमनद कहाँ पे स्थित है? जो सियाचिन हिमनद है, बात सियाचिन हिमनद को जब आप मैप में लोकेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जहाँ पे सियाचिन हिमनद है, तो इसी के जस्ट नीचे की ओर नुब्रा वैली आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? नुब्रा वैली, ठीक है। तो यानी कि सियाचिन के दक्षिण में क्या है? नुब्रा वैली। तो जब सियाचिन के दक्षिण में नुब्रा वैली है तो नुब्रा के उत्तर में क्या होगा? सियाचिन होगा। तो ये इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो ये वाला पॉइंट है इसको आप मैप में एक बार लोकेट कर लीजिएगा कि सियाचिन कहाँ पे स्थित है, ठीक है। और आप इसका लोकेशन चेक कर लीजिएगा कि अक्साई चीन के किस डायरेक्शन में है, लेह के किस ओर में है, गिलगित के किस ओर में है, ठीक है, ताकि जब भविष्य में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन इस तरह से बने तो आपसे न छूटे, ठीक है। निम्न फसलों में से कौन सी सबसे कम जल दक्ष है? कम जल दक्ष का मतलब होता है कि किसकी जो वाटर इफिशियंसी सबसे कम है, यानी कि किसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा जो पानी चाहिए होता है वो चाहिए होता है गन्ना को, ठीक है। और जो ये बाजरा और अरहर हैं इनको सबसे कम चाहिए होता है। बाजरा अरहर को सबसे कम चाहिए होता है, जबकि जो गन्ना खेती जहाँ पे होती है वहाँ पे इसको बारिश सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। अब बात जब आई है गन्ना की, तो इंडिया में गन्ना के लिए 3 जो टॉप के स्टेट हैं कौन कौन से हैं? वो हैं यूपी, ठीक है, उससे कम है दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे कर्नाटका है, ठीक है। अब जब बात आई है गन्ना से, तो गन्ना से क्या बनता है? चीनी बनता है। तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि चीनी के टॉप 3 प्रोड्यूसर स्टेट इंडिया में कौन कौन से हैं, ठीक है। निम्न में से भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये यदि आप इसमें से देखेंगे तो ये जो कुंचिकल जलप्रपात है, कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात, ये 455 मीटर ऊंचा है। कितना? 455 मीटर। तो ये जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से सबसे ऊंचा क्या है? कुंचिकल। अब बात ये आई है कुंचिकल जलप्रपात। तो ये कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटका में। और कौन सी नदी पे स्थित है? तो ये वराही नदी पे स्थित है। कहाँ पे? वराही नदी पर स्थित है, ठीक है। और भी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि वो जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। जैसे बात हो रही है दूध सागर जलप्रपात की, तो इसकी स्थिति कहाँ पे है? गोवा में है, ठीक है। गोवा में कौन सी नदी पे ये स्थित है? मांडवी नदी पर। कौन सी नदी पर? मांडवी नदी पर। अब बात आ रही जोग जलप्रपात की, ठीक है। जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पे? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर कहाँ पे? कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटका पे स्थित है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो नोल कलिकाई जलप्रपात है, नोल कलिकाई जलप्रपात कहाँ पे स्थित है और कौन से नदी पे स्थित है, ठीक है। हो सकता है कि इन्हीं ऑप्शन में से कुछ घुमा करके अगली बार क्वेश्चन बना दें। अलियार, ईसापुर और कंगशाबती के नाम से जाना जाने वाले स्थानों में क्या समानता है? देखिए, ये जो अलियार है, अलियार आपको मिलता है ये तमिलनाडु में। कहाँ पे? ये तमिलनाडु में एक जलाशय है, ठीक है। ईसापुर कहाँ पे है? तो ये ईसापुर महाराष्ट्र में, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में एक बांध है।
ठीक है। महाराष्ट्र में बांध है तो इससे भी एक जलाशय बना ही होगा, तालाब बना होगा जिसमें पानी स्टोर किया गया होगा इस बांध के पीछे की ओर। और कंग साबती जो ये है, ये कहाँ पे कहाँ पे स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये भी एक क्या है? जलाशय है, यानी रिजर्वायर है। तो तीनों क्या है, इनमें कॉमन चीज क्या है कि ये तीनों के तीनों एक जलाशय हैं। अलियार कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। ईसापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कंग साबती कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है। धूमकेतु का काल कितने वर्ष का होता है? देखिए, जो धूमकेतु होते हैं यानी कि कॉमेट, हेली कॉमेट, ये जैसे हमारा ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ये भी इलिप्टिकल पाथ में एक चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है। इलिप्टिकल पाथ में ये चक्कर लगाते होते हैं, परवलयाकार पथ में। ठीक है। ये लगभग 76 साल में, कितने? 76 साल में इसका पूरा चक्कर लगाते हैं। ठीक है। हैली एक पुच्छर तारा, ये बेसिकली क्वेश्चन शायद सही से टाइप नहीं हो पाया है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था जो हैली धूमकेतु है, किसका? हैली, जो इंग्लिश में था वो बेसिकली था, वो था हैली धूमकेतु के बारे में पूछे थे। हिंदी ट्रांसलेशन इसका गलत था। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि जब भी आप हिंदी क्वेश्चन पढ़ें तो आप इंग्लिश को भी पढ़ें। ये बेसिकली जो ये PDF बना है, ये हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो जो हिंदी में गलती है तो वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी गलती आ जाती है। तो इसलिए बाकी जो क्वेश्चन आया था वो यही आया था हेली धूमकेतु के बारे में। तो जो हेली धूमकेतु है ये 76 वर्ष में अपना एक जो पाथ है ये पूरा कंप्लीट करता है, सूर्य के चारों ओर का चक्कर। ठीक है। तो 76 वर्ष से सबसे, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन 76 वर्ष के पास में जो सबसे वैल्यू है वो 75 वर्ष है। तो हम इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये बेसिकली धूमकेतु के बारे में नहीं पूछ रहा, ये एक स्पेशल धूमकेतु हेली धूमकेतु के बारे में क्वेश्चन था, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश वाले मतलब कि जो वो था उसमें सही लिखा था, हिंदी वाले में सिर्फ पूछ लिया था धूमकेतु का काल कितने वर्ष का होता है। तो जो हिंदी वाले थे जिन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ा था उनसे ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा उस टाइम पे। ठीक है। निम्न शहरों में कौन सा एक दिल्ली के निकटतम देशांतर पर स्थित है? देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है UPSC का आया हुआ क्वेश्चन था, उसी को उठा करके इन्होंने पूरा छाप दिया है। ये UPSC का एक बार क्वेश्चन आ चुका था, वहाँ से इन्होंने उठाया यहाँ पे छाप दिया। ठीक है। जब आप इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो जब आप यहाँ पे यदि दिल्ली देखेंगे तो दिल्ली से जब आप सीधी लाइन देशांतर रेखा नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे तो वो बंगलोर से होकर के गुजरेगी। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो ये दिल्ली और बंगलोर है एक ही देशांतर रेखा पर स्थित है। ठीक है। तो इसमें से क्या सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है मैप में आप इसको लोकेट करेंगे। ठीक है। दिल्ली और कहाँ पे है और बेंगलोर कहाँ पे है। निम्न में से किसमें ओजोन परत पाई जाती है? ये अब तक चौथी पांचवी बार क्वेश्चन आ चुका। ओजोन परत से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है हर दूसरे सेट में। ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? समताप मंडल में। और ओजोन परत का काम क्या होता है कि आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो धरती तक नहीं आ पाती हैं। और यदि वही अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें यदि धरती पर आके टकराएं तो वो जो यहाँ पर रहने वाले इंसान हैं उनको वो नुकसान पहुँचाएगी। ठीक है। और उससे कैंसर भी हो सकता है। निम्न में से कौन सा तारा सूर्य के निकटतम है? देखिए, हमसे जो सबसे पास में तारा स्थित है वो है हमारा सूर्य। सूर्य भी तो एक तारा है। अब सूर्य के बाद कौन सा तारा सबसे नजदीक है? तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। यूकेलिप्टस वृक्ष कहाँ पर जंगली अवस्था में पाया जाता है? जैसे देखिए, यूकेलिप्टस को इंडिया में लगाते तो हैं लोग, लेकिन सिर्फ अपने इमारती लकड़ी के यूज के लिए लगाते हैं, ज़्यादा ये जंगली मात्रा में नहीं पाया जाता है। ये जंगली रूप में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही देश में मिलता है, वो है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। कहाँ पर मिलता है ये? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। झूम कृषि पद्धति निम्न में से कहाँ पर होती है?
देखिए झूम खेती तो देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग रीजन में होती है, लेकिन ये क्वेश्चन के थ्रू हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि जहाँ पे ये स्थानांतरित खेती होती है उसको झूम खेती कहाँ पे बोलते हैं। तो झूम खेती जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पे बोलते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट कौन सा है, वो है मणिपुर। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा, मणिपुर सही हो जाएगा। देखो जो ये स्थानांतरित खेती होती है देश के अलग अलग रीजन में, दुनिया के अलग अलग रीजन में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मालपा, किसके नाम से, मालपा, मालपा के नाम से इसको मैक्सिको देश में इसको मालपा बोलते हैं, ठीक है। बन्नी एक शब्द आता है, क्या, बन्नी शब्द, इसी के लिए बन्नी शब्द यूज किया जाता है राजस्थान में, ठीक है। और दीपा, दीपा शब्द यूज करते हैं हम छत्तीसगढ़ में इसी शब्द को डिस्क्राइब करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आम और केला जैसे फल किस क्षेत्र से संबंधित हैं। देखिए ये जो आम है, आम को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी कर लेते हैं और उपोष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र है उसमें भी कर सकते हैं। जो केला है इसके लिए भी है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी होता है और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। तो इन चारों में से देखते हैं कि उष्ण या उपोष्ण क्या दिया हुआ है। तो उपोष्ण तो हमको चारों में से नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन उष्णकटिबंधीय हमको देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हम इस पे बी पे टिक करेंगे, ठीक है। अब बात आई है आम की, तो आम इंडिया में सबसे टॉप पे जो प्रोड्यूसर स्टेट है वो कौन सा है, यूपी, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। थर्ड नंबर पर क्या है, कर्नाटका है। और सेकंड नंबर पर बात आई है केला की, तो केला का टॉप का प्रोड्यूसर है वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद क्या है, गुजरात है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट हैं आप इन्हें याद रखेंगे। निम्न में से हिमालय का कौन सा वृष्टि संचय क्षेत्र है। ये पिछले वाले क्वेश्चन में अब आपको बताना है कि ये केला जो होता है यूपी में कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा आता है, कहाँ पे, कौन से रीजन में यूपी में केला सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आप ढूंढ करके बताएंगे। निम्न में हिमालय का कौन सा वृष्ट संचय क्षेत्र है। वृष्ट संचय क्षेत्र का मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि हिमालय के ढक जाने के कारण, यानी हिमालय की स्थिति के कारण किस क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती है। तो हिमालय की स्थिति के कारण इसमें से लद्दाख वाला जो रीजन है ये एक कोल्ड डेजर्ट के रूप में पाया जाता है, यानी कि ठंड मरुस्थल के रूप में पाया जाता है, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। अब देखिए ये वृष्टि संचय क्षेत्र का कंसेप्ट क्या है। जैसे ये एक पहाड़ है, ठीक है, यदि इस ओर से मानसून आ रहा है तो ये जब मानसूनी हवाएं आएंगी तो इससे टकराएंगी, धीरे धीरे ऊपर उठते चली जाएंगी। जब ये ऊपर उठते जाएंगी तो जितना ही ऊपर उठेंगी ये अपने साथ में लाए हुए जो वाष्प हैं उसको पानी में बदल करके यहाँ पे बारिश कराती जाएंगी। लेकिन जैसे ही जब ये इसको पार करके इस तरफ आएंगी तो ये अपने साथ लाए हुए जो पानी है इस क्षेत्र में बारिश नहीं कराएंगे। तो ये जो सामने हवा के जो सामने वाला रीजन होगा यहाँ तो बारिश खूब होगा, लेकिन जो ये इसका पीछे वाला क्षेत्र होगा यहाँ पे बारिश नहीं होगा। तो इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे वृष्टि संचय क्षेत्र है। क्या है ये, वृष्टि संचय क्षेत्र है, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये वाली बात हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन की थी, एक बार आपको ध्यान होगा तो क्वेश्चन आया था कि जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है इसमें जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे तो बारिश खूब होती है, लेकिन पूर्वी इसके पश्चिमी घाट के पूर्वी एरिया में बारिश नहीं होती है। तो ये भी एक वृष्टि छाया क्षेत्र है, ठीक है। वातावरण का आर्द्रता का माप करने वाला यंत्र है। वातावरण की आर्द्रता कौन नापता है, इसमें से हाइग्रोमीटर। कौन नापता है, हाइग्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी सही है, ठीक है। इनमें से बाकी के भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि उनका क्या काम होता है। जैसे एनीमोमीटर, मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ भी एन आए, एन का मतलब होता है कि वो हवा से रिलेटेड कुछ तो जानना चाह रहा है या कुछ हवा से रिलेटेड ही काम है। तो यहाँ पे जो ये एनीमोमीटर का काम होता है, यानी ये हवा के स्पीड को नापने के काम में आता है। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे कि जो एन जहाँ पे भी आएगा ये हवा से रिलेटेड होगा।
बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं, वायुमंडल के दबाव को, वायुमंडलीय प्रेशर को हम नापते हैं। हाइड्रोमीटर से हम क्या नापते हैं, तरल पदार्थों के घनत्व को नापने के काम में आता है। ठीक है। निम्न में से कौन से क्षेत्र में वर्षा भर बारिश वितरित होती रहती है, यानी कि ऐसा कौन सा रीजन है चारों में से जहां पे साल भर बारिश होती है। तो जो साल भर बारिश होती है वो है इक्वेटोरियल रीजन, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अब यहाँ पे क्यों बारिश होती रहती है, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में यहाँ पे साल भर जो सूर्य की किरणें हैं वो एकदम सीधी पड़ती हैं, है ना, सीधी पड़ती हैं। अब जब सीधी पड़ेंगी तो यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो भी पानी उपस्थित होगा, जब यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ऊपर की ओर उड़ करके वाष्प बन करके ऊपर उड़ने लगेगा। तो इसी को हम बोलते हैं संवहनीय प्रकार की बारिश, यानी कि यहाँ पे ऊपर उठा ये जो जलवाष्प बन करके, जब ये ऊपर गया ठंडा हो गया, फिर आकर के बारिश के रूप में नीचे की ओर आकर के बरस गया। ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, संवहनीय प्रकार की बारिश होती है। तो यहाँ पे साल भर संवहनीय प्रकार की बारिश होती रहती है इक्वेटोरियल रीजन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके अंतर्गत ज्वारीय ऊर्जा को रखा जा सकता है। कल हमने देखा था कि रिन्यूएबल एनर्जी किसे कहते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं उसको जिसको हम दोबारा काम में ले सकें, यानी कि वो खत्म न हो। तो अब जो ज्वारीय ऊर्जा है, यानी कि समुद्र में तो ज्वार भाटा तो हर रोज आता रहता है ना, हमेशा ही आता रहता है, तो वो खत्म होने वाली चीज तो है नहीं। तो यानी कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में आएगी, यानी उसको हिंदी में बोल सकते हैं पुनर्भरणीय ऊर्जा के रूप में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। भारत का वह प्रथम राज्य कौन सा है जहां संपूर्ण राज्य के घरों की छतों पर बारिश के पानी को संचयन जरूरी कर दिया गया है। देखिए, ये उस समय का करंट अफेयर्स था जब ये क्वेश्चन आया था। फिर भी हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन क्या था इसका सॉल्यूशन था, निम्न में कौन से प्रकार की आर्थिक गतिविधि संपूर्ण ग्रामीण स्थायित्व को निर्धारित करती है। देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वो बेसिकली खेती और खेती से संबंधित जुड़ी चीज़ों पर ही मतलब कि अपना जीवन यापन निर्वहन करते हैं, यानी कि जैसे खेती हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, इसी पर ही उनका जो जीवन है आसपास इसके घूमता रहता है। तो ये जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं ये प्राइमरी सेक्टर की गतिविधियां होती हैं, यानी कि जो भी नेचर डिपेंडेंट मतलब काम होंगे वो सब के सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है। और जो विनिर्माण के क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ये कुछ भी मैन्युफैक्चर किया जाए वो क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। और टर्सरी सेक्टर में वो सेक्टर आते हैं यानी जो सर्विस प्रोवाइड किया जाए, जैसे जो टीचर होते हैं वो एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। जब आप हाईकोर्ट में आरओ बन के जाएंगे तो आप क्या होंगे, आप एक सर्विस प्रोवाइडर होंगे, आप हाईकोर्ट को अपनी सर्विस दे रहे होंगे, बदले में आप वेतन पा रहे होंगे, तो आप क्या होंगे, आप टर्सरी सेक्टर में काम कर रहे होंगे। ठीक है। पंजाब भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। पंजाब भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है कि यहाँ पे जो एक्सेसिव इरिगेशन है, यानी कि जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दी गई तो इसके कारण क्या हो गया, निक्षालन की स्थिति बनी। क्या, निक्षालन जैसी स्थितियाँ बनी, यानी कि इसमें जो मिट्टी थी, मिट्टी के ऊपर जो लवण थे यानी सॉल्ट आकर के ऐसे बाहर की ओर मिट्टी से बाहर निकल आए। तो ये क्या किए कि मिट्टी की उर्वरता को धीरे धीरे कम करते चले गए, यानी कि इसका पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य योगदान क्या है, अधिक सिंचाई। ठीक है। इनमें से निम्न में से कमजोर प्रजाति के श्रेणी में शामिल है। कमजोर प्रजाति यानी कि वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, तो ये कंटेक्स्ट जो है ये IUCN के कंटेक्स्ट में बात हो रही है कि ये IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है उनमें वल्नरेबल स्पीसीज के रूप में कौन सा शामिल है। तो वल्नरेबल स्पीसीज के रूप में इसमें शामिल किया गया है पिंक हेड डक को। किसको, पिंक हेड डक को। ठीक है। आई होप आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, 25 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है। इसमें से एक करंट अफेयर्स था। ठीक है। ये वाले सेक्शन में जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन इन्वायरमेंट से ठीक ठाक क्वेश्चन थे। ठीक है। तो आपको इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं देना है, इन्वायरमेंट पे भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। बाकी चलते हैं। थैंक यू।